हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम 2026 के लिए प्लानिंग कैसे करें बैंकिंग एग्ज़ाम के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स बैंक से रिलेटेड आते हैं हर साल। जैसे सबसे पहले आते हैं पी और क्लर्क के, जो हमें कॉमन सबको ही पता होता है कि एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होते हैं। इनके भी अलग अलग होते हैं, एक बार पीओ का होता है, उसके बाद क्लर्क का। अब जो नई नोटिफिकेशन आई है ना, उसके हिसाब से ये है कि सबसे पहले पीओ के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद फिर क्लर्क के होंगे साथ साथ। मतलब पहले पीओ की नोटिफिकेशन, फिर क्लर्क की, पर सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे पहले एसबीआई का नोटिफिकेशन आएगी, फिर आईबीपीएस की, और सबसे लास्ट में आरआरबी की। इतने पुराने पहले से ना यही आ रहा था कि सबसे पहले आरआरबी की नोटिफिकेशन आती थी, जो भी अगस्त या सितंबर में उसका पेपर हुआ करता था। पर अभी हमने लास्ट ईयर भी देखा कि सबसे पहले एसबीआई की ही नोटिफिकेशन आई, तो सब तैयारी कर ही नहीं पाए अच्छे से कि भाई जो पुराने ही होंगे, जो पहले से कर रहे हैं, उन्हीं को ही कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो इस बार नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है कि सबसे पहले एसबीआई का ही एग्ज़ाम आएगा, तो हमें उसके हिसाब से ही तैयारी करनी है। और उसमें भी एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आएगा, और एक्सपेक्टेड है कि जनवरी तक इसकी नोटिफिकेशन क्या पता आ जाए ना, तो फिर 2026 के मिड में ही बात जाएगी। उसके बाद हमारे दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एलआईसी का है, नाबार्ड का है, आरबीआई का है, सेबी है, सिडबी है। इन सब के भी एग्ज़ाम्स आते हैं, जिनका भी सिलेबस सेम ही होता है जैसा सिलेबस इन तीनों एग्ज़ाम्स का है। ठीक है, उसके बाद हर बैंक अपना एक अलग से अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम निकालता है। ये सिर्फ 1 साल के लिए ही जॉब होती है, जिसमें भी मतलब कि एज अ इंटर्नशिप होती है ये। ठीक है, इसमें आपको या तो 9 महीने का या फिर 12 महीने का ही टाइम होता है कि इतने ड्यूरेशन होती है जॉब की। तो एज ए एक्सपीरियंस के लिए ये सही है, पर ये परमानेंट जॉब नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस है इंग्लिश का। इंग्लिश का सिलेबस 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहले है रीजनिंग, वोकैब, फ्रेज रिप्लेसमेंट और स्पेलिंग एरर्स। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं हमारे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्री के भी हैं प्लस मेंस में भी हैं। ठीक है, और इनको तैयार करने के लिए हमें डेली एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी ढिलवाई बरतनी नहीं है। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि हमें डेली ही एडिटोरियल का सेशन लगाना है, वो आप कोई सा भी लगा सकते हो, कि ये एडा पे भी लगा सकते हो, निमिषा मैम का भी लगा सकते हो, या फिर वरुण वरुण सर का है। इन तीनों में से कोई भी एक फ़ॉलो कर लो, और उसको रेगुलर बेस पे फॉलो करना है। ये नहीं कि आज लगाया कल छोड़ दिया, ठीक है, और फिर लगा लिया। रोज़ लगाना है, डेली हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि जब उठे हैं तो हमें आज के दिन में ही एडिटोरियल लगना चाहिए। नेक्स्ट, पहला पार्ट तो यही है दिन का। उसके बाद है एरर डिटेक्शन, जो सेकंड पार्ट है इंग्लिश के सिलेबस का। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस करेक्टर। ये हमारी इम्प्रूव हो सकती है जब हमारा इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। इंग्लिश से रिलेटेड मतलब कि हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हों, उनको कैसे कैसे, उनके कितने रूल्स हैं, कैसे यूज़ करना है, ये सब हमें पता हो। ठीक है, इसके लिए हमें इंग्लिश का सिलेबस कवर करना पड़ेगा। जो भी बिगनर्स हैं, सबसे पहले फोकस करें कि ना सिलेबस को कंप्लीट करें। पर ये भी नहीं है कि सिर्फ सिलेबस के ही पीछे भागें, बिल्कुल सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। इसके लिए एक तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा है 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको वो ग्रुप में कह रही हूँ, यूट्यूब पे मिल सकती हैं। आप वहाँ से कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको थोड़े आइडियाज़ आ जाएंगे कि हर किसी में कितने कितने फॉर्मूलाज हैं, कैसे कैसे हमें अप्लाई करना होता है, सेंटेंस हम अपना कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जब ये वाला पार्ट तो हमें डेली करना है, ये भी हमें, अभी जो बिगनर्स हैं उनको तो रेगुलर बेस पे करना ही है।
और जो मतलब कि दोबारा तैयारी कर रहे हैं, जिनका पिछले साल नहीं हो पाया, वो सिर्फ 120 रूल्स पढ़ें और फिर आगे उसके बाद मॉक टेस्ट और उनका एनालिसिस शुरू करें। ठीक है, मॉक टेस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम कहाँ तक सॉल्व कर पा रहे हैं, उसी का एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए आप ना डेली के लिए ना एक नोटबुक बना लो। ठीक है, उसमें ना डेली अपने एनालिसिस लिखो कि हाँ हमने यहाँ गलती करी है। अगर मान लो जैसे एरर डिटेक्शन है तो हमने कहाँ पे कौन से सेंटेंस में गलती करी है। ठीक है, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं तो उसमें कई बार हमें उसकी वो कैब के मीनिंग नहीं समझ आते हैं, तो हमें उस वो कैब होती है ना, उनको साथ साथ लिखते रहो। ठीक है, एक नोटबुक में, और फिर ना उसको फिर रिवाइज भी करो नेक्स्ट डे। एक बार सोने से पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उठ के उसको रिवाइज करो। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही मॉक टेस्ट है। सेक्शनल मॉक डेली देने हैं, इंग्लिश से रिलेटेड या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उनसे। वैसे भी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 ही मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिटोरियल, उसके बाद सिलेबस, जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सबको, और फिर मॉक टेस्ट। ठीक है, ये 3 सेक्शन हमें डेली करने हैं। डेली का टारगेट होना चाहिए ये आपके, जो भी अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वांट्स के बारे में, कि क्वांट्स में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। वही 35 मार्क्स आते हैं, मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें 35 क्वेश्चंस हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए यूँ लगा लो कि 1 मिनट है। ठीक, और 1 मिनट तो नहीं होता, कई क्वेश्चंस तो हमें सेकंड्स में ही कंप्लीट करने होते हैं। तो वो आपकी स्पीड के हिसाब से है कि आप कितना कर सकते हो। इसके सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, 2 भी नहीं है, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा आता है नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सब हमारा किससे कंप्लीट हो सकता है, इनके लिए जो बेस है ना वो है जो हमारी टेबल्स हैं 1 से 40 तक की। ठीक है, क्यूब हैं, स्क्वायर्स हैं, क्यूब 1 से 20 तक पता होने चाहिए, और जो स्क्वायर हैं वो तो 1 to 60 तक तो याद होने चाहिए, और वैसे 100 तक आने चाहिए सॉल्व करने। ठीक है, 100 तक हम सॉल्व कर सकते हैं, और 60 तक हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जब अगर ये तीनों चीज़ हमारी प्रिपेयर हो जाएगी ना, तो हम ये वाले जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इनसे रिलेटेड वो बहुत जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन में, रेशियो और प्रोपोर्शन जो हमारा अर्थमेटिक है उसका बेस है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हैं, यहाँ पे हम बेस सीखते हैं, उसके बाद इसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अगर टाइम और वर्क आ जाता है तो टाइम रेशियो वर्क, मतलब हर चीज़ में हम रेशियो के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है परसेंटेज। परसेंटेज वही है कि हमें 5% का वैल्यू पता होनी चाहिए कि 5% अगर निकाल रहे हैं तो कितना होता है। ठीक है, मतलब 5/100 होता है, या फिर 25% निकाल रहे हैं तो 25/100 है, या फिर 1/4 लिख सकते हैं। तो ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए टिप्स पे। ये परसेंटेज हमें याद होनी चाहिए 1 to 20 वाली पूरी। ठीक, उसी में सारी आ जाती हैं। नेक्स्ट फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में हमें सिर्फ इसमें तो ना पहले बेस क्लियर करो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही करो, तभी आपके ये अर्थमेटिक बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है और आपकी कमांड बन सकती है। इसमें और भी कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको इसमें प्रैक्टिस ही मांगता है। अर्थमेटिक सेक्शन हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, और यहाँ पे हमें सिर्फ लर्न करना है, कितना हम रिकॉल कर सकते हैं, कितना हम अपने माइंड में याद रख सकते हैं। इसके लिए ना अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वायरल मैथ जो क्लास है उसको लगा सकते हो, सुबह 6 बजे का जो सेशन है उसके लिए। ठीक है, इसके लिए आप अपना कोई भी अगर आप बैच ले रखा है तो वो ले, और ना तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस हैं, वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट है, थर्ड ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री और
प्री और मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपकी कमांड इसमें बन गई तो आपके प्री में 5 मार्क्स 5 to 10 होते हैं। वैसे दो दो तो DI आती है प्री में, तो 10 मार्क्स प्री में, और मेंस में भी 2 से 3 DI तो आती ही है। तो इतने मार्क्स तो आपके कहीं गए ही नहीं है, आपके हाथ में ही है कि जितनी जल्दी आप ये DI सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी है। और मतलब कि अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो तो वहाँ पे एक सेक्शन आपका DI का होना ही चाहिए, जिसमें आप डेली 1 या 2 DI तो लगा ही रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो यही सब है क्वांट्स के लिए, कि सबसे पहले हमें सिर्फ ये टेबल्स, जो ये वाला पार्ट है, इनको सबसे अच्छे से रिवाइज़ करना है। जब ये लर्न हो जाए तो फिर हमें वायरल मैथ की क्लास लगानी है। उससे क्या होगा कि आपको डेली, उसमें ना सर डेली प्रैक्टिस कराते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही देते हैं, कि परसेंटेज से रिलेटेड हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हो गया, सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज़ हैं उनमें। तो उससे हमारी जो स्पीड है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। और हम मल्टीप्लिकेशंस की भी वो प्रैक्टिस कराते हैं, डिवीज़न की प्रैक्टिस कराते हैं। तो कुछ तो हमें टिप्स पे ही याद हो जाते हैं कि अगर हम 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आएगा। तो जैसे ऐसी ऐसी जो मल्टीप्लिकेशंस है वो हमें एकदम से याद ही हो जाती है, तो हमें पेपर के वक्त सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट है कि हमें ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। ठीक है, वहाँ से आप PDF तो उठा सकते हो। और अगर किसी का बेसिक ही वो नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो आप फिर किसी भी टीचर का एक सेशन लो पूरा, मतलब बैच खरीदो और फिर उनसे पढ़ो। थर्ड है हमारा ये DI और कैसलेट DI। ये मैं कोशिश करूँगी कि ना डेली एक एक DI या फिर दो दो DI तो मैं पोस्ट करूँ रोज़, जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग का भी सेम है, 35 मार्क्स हैं, 35 क्वेश्चंस हैं, सेम वही 1 मिनट हर क्वेश्चन के लिए, पर डिवाइड हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अब ये सीलॉग्स का है तो उसमें 5 क्वेश्चंस के लिए कम से कम एक ही मिनट होता है। यूँ लगा लो 1 से 25, 1 मिनट 25 सेकेंड यूँ लगा लो, इतना ही टाइम होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे 1 ही मिनट हम वेस्ट करें। इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला है और सेकंड पार्ट थोड़ा आसान वाला है। ठीक है, ये स्कोरिंग है। अगर इसमें आपकी कमांड बन गई तो आपके मार्क्स, रीजनिंग में तो मार्क्स कटते ही नहीं हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि रीजनिंग में फुल मार्क्स ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व तो करना नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस के बेसिस पे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ेगी और उसी हिसाब से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इसमें सिलॉग्स, इनपुट आउटपुट है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग और इनइक्वालिटी। इनके 2 से 3 क्वेश्चन तो हमेशा प्री में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मेंस में भी आते हैं, मेंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, उसमें कोड आ जाता है। जैसे इनइक्वालिटी है इसमें, जैसे अगर प्री की बात करें तो A> B ऐसे दिया होगा, और वहीं मेंस में आ जाएगा कि A&B$C। तो हमें फिर एक वो भी दिए होंगे, पॉइंट्स दिए होंगे कि डॉलर का मतलब है ग्रेटर और इक्वल, और एंड का मतलब है इक्वल। ठीक है, समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है। तो ये मेंस लेवल होता है, पर इससे पहले हमें ये वाला कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब प्री के लेवल की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं, सिर्फ इसमें भी यही है कि आप अगर कोई बिगनर है तो अपना कोई भी कोर्स लो, उसको कंप्लीट करो और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो। और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो सिर्फ यही है कि आप इनके अगर कंसेप्ट किसी का क्लियर नहीं है तो सबसे पहले वो कंसेप्ट क्लियर करो। उसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल भी उठा सकते हो, हमें कोर्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट, इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। और जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब जितना ये स्कोरिंग है उतना ये डिफ़िकल्ट है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारी पजल्स आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आती है,
ये दोनों तो प्री और मेंस दोनों में है, ठीक है। प्री में थोड़ा आसान लेवल आ जाएगा और मेंस में थोड़ा वो डिफ़िकल्ट आ जाता है। और जो डाटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग है, ये दोनों पार्ट है मेंस का, ठीक है। पर जो भी बिगनर्स हैं सबसे पहले इसी पे ध्यान दें, प्री पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट पे। उसके बाद फिर डाटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग पे आ सकते हैं, ठीक है। क्वांट्स और जो रीजनिंग है उसमें जो भी रिपीटर्स हैं उनको सिर्फ मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस करना है। इसका भी सेम ही ट्रिक है कि जो भी अगर आपके क्वेश्चंस गलत हैं उसको उस नोटबुक में लिखो और फिर उसको अगले दिन रिवाइज करो कि कहाँ हमने गलती कर दी है और क्या उसकी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर। ये प्री में तो नहीं आता पर मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस में यही स्कोरिंग होता है। अगर यहाँ पे मार्क्स आ गए तो मतलब बल्ले बल्ले है, ठीक है। क्योंकि और सब तो हम स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं अगर हम अटक भी गए तो नंबर चले जाएंगे। पर इसमें तो यही होता है ना कि ऑप्शंस जितनी अच्छे से हमने न्यूज़ पढ़ी है, हमें जितना याद रह सकता है उस हिसाब से हम मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ना हमें जो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस होता है ना वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसे कि भी वो जो हमारे इंडियन बैंक हैं उनकी हिस्ट्री क्या क्या है, नाबार्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिडबी है, ये सब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो रेट्स वगैरह होते हैं हमारे एमपीसी में जो डिसाइड होते हैं, उन सब के रेट्स के बारे में उनका क्या इम्पोर्टेंस है वो सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बजट है, अभी फिर बजट अब रिलीज़ होने वाला है फेब में, तो वो बजट पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब सिलेबस हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में कंप्लीट करना होता है। और डेली बेसिस पे हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो करंट अफेयर है ना वो पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कि अब SBI PO का एग्ज़ाम आने वाला है कि भी जैन में आएगा, तो हमें फिर कब तक एक्सपेक्टेड है, शायद जो भी अगर एग्ज़ाम हुआ तो मार्च या अप्रैल में होएगा, तो उससे रिलेटेड 6 महीने लगा लो। तो हमारे पास आ गए ये सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, मतलब ये जो 6 मंथ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे SBI PO के। जो भी अगर हमारा मेंस का एग्ज़ाम होगा, जो भी उसको क्वालिफाई करता है उसके लिए, ठीक है। सीए जो करंट अफेयर हैं उसको हमें डेली बेसिस पे करना है। डेली बेसिस पे एक तो हमारी एडिटोरियल हो गई, उसके बाद करंट अफेयर हो गया, DI हो गई और पजल हो गया, ठीक है। ये 4 चीज़ें तो हमें डेली बेसिस पे करनी ही है। और जिनका ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो अपना ये सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है हमारा ये स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक अवेयरनेस में है मतलब कि हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और जो भी GI टैग्स मिले हुए हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सबको हमें याद करना पड़ेगा कि कौन से शहर के कौन से GI टैग हैं, कहाँ कहाँ कौन सा नेशनल पार्क है, सब कुछ। और अब इम्पोर्टेंट हो गया एक नई चीज़, वो है RBI सर्कुलर्स। अब ये भी एग्ज़ाम में पूछने लगे हैं, तो इनको भी हमें अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। तो इनके लिए आप सिर्फ वीडियो देख सकते हो, क्योंकि अगर आप PDF से पढ़ोगे ना इनको तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, कि इनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो ये हर यूट्यूब चैनल वाले जो भी टीचर्स होते हैं ना वो कंप्लीट कराते हैं, तो उन किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो तो उनकी ये वीडियोस ज़रूर देखना, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कितनी जो भी नई नई गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च होती हैं, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। और जो पुरानी हैं उनके बारे में, उनमें क्या क्या चेंजेस हम नए हुए हैं ये भी सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। और क्या है, जैसे इंडेक्सेस होते हैं और ये जो हमारी GDP की प्रिडिक्शंस होती हैं ये सब, और रैंकिंग होती है कि इंडिया कौन से रैंक पे आया है, कौन से कितने फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। फर्स्ट सेकंड तो हमें रैंकिंग भी पता होनी चाहिए, और इंडिया की रैंकिंग हमें हर चीज़ में पता होनी चाहिए कि कहाँ पे वो लाई कर रहा है,
ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और कोई भी प्रेसिडेंट अगर हमारे इंडिया में आए हैं, जैसे अभी यहाँ पे उनके पुतिन जी आए हुए हैं, ये रशिया के प्रेसिडेंट, तो उनका बारे में भी पता होना चाहिए कि वो क्यों आए हैं, कितने टाइम तक रुके हैं, कहाँ कहाँ, अगर उन्होंने कहीं राउंड लिया है तो कहाँ कहाँ गए हैं वो। ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो एक बार ना अभी IBPS क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो जर्मनी की प्रेसिडेंट है वो कौन सी हमारे इंडिया में आई थी और कब आई थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर तो डेली बेसिस पे पढ़नी भी पड़ेगी। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ोगे ना तो फिर ना एंड टाइम पे आपके पास ना बहुत सारा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का तो कवर करना ही है। और ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एक टाइम पे 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ सकें। तो अगर हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना कहीं हमें रफली इतना आइडिया तो लग जाता है कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। तो अगर हमें सही आंसर भी नहीं पता है तो हम कम से कम वो 5 ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से 2 तो कैंसिल कर ही सकते हैं। अगर हमारे पास 5 ऑप्शन है तो हम इतना आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि हाँ पहला दूसरा नहीं होगा, ये तीसरा और चौथे में से भी कोई आंसर तो हो ही सकता है इन दोनों में से। तो हमें कहीं ना कहीं ये तो है कि हम तुक्का लगाएं तो हमारा सही भी हो सकता है, या फिर गलत होगा तो वो तो होना ही है अगर हमें बिल्कुल आता ही नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर तो डेली बेसिस पे पढ़ लो। उसके बाद आता है हमारा कि कंप्यूटर का सिलेबस है। कंप्यूटर ना सिर्फ RRB में पूछी जाती है, वो भी मेंस में, और दोनों में, PA हो या फिर क्लर्क हो। ठीक है, तो जिनको RRB टारगेट करना है वो तो कंप्यूटर को देख ही लो एक बार, तो उसका सिलेबस कंप्लीट कर लो, चाहे मोटा मोटा ही करो कि थोड़ा बहुत आइडिया हमें हो। और अगर हम बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं पहले भी कंप्यूटर पढ़ा ही होगा, या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लोड तो नहीं लेनी होती, पर इसकी भी जो PDFs वगैरह है ना वो पढ़ लिया करो। एंड टाइम पे पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1 महीने का टाइम हमारे पास होता है, तो इस पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था। इसके हिसाब से मैंने अब आपको आइडिया दे दिया है कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट टू डू लिस्ट अपनी बनाता है तो उसमें किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस के लिए सिर्फ यही है कि हमारा एडिटोरियल, करंट अफेयर, पज़ल और DI, ये तो होना चाहिए, चाहे वो बिगनर हो चाहे फिर वो रिपीटर हो। ठीक है, ये 4 चीज़ तो उसकी टू डू लिस्ट में होनी ही चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस जितनी कर सकता है, मॉक टेस्ट। रिपीटर्स के लिए तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे पहले सिलेबस है कि आप सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। आप चाहे मॉक टेस्ट, जो भी बिगनर्स हैं ना वो मॉक टेस्ट ना भी लगाएं तो सेक्शनल मॉक लगा लें, एक एक डेली का एक तो लगा ही लो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा ना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना आपको आता है, कैसा पेपर आता है। तो उससे ये तो है नहीं कि हमने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, रीजनिंग का हो सकता है कि हमें एक बार को आइडिया ना लगे कि क्या है। बाकी इंग्लिश और जो क्वांट होती है ना वो तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं, बचपन से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, वही सेम चीज़ आती है। ठीक है, तो बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।